हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एस एन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी पुस्तक की एनसीईआरटी की अर्थव्यवस्था पुस्तक का पाठ 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्या नाम है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है, भारतीय को अभी हटा दो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है, पाठ का नाम ही है, तो इसको जानते हैं। पहले वीडियो पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि इसके पहले भी फर्स्ट लेसन का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप सभी उसे देखें ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र, इसके भी क्षेत्र होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। तो पहला प्राथमिक क्षेत्र देखेंगे, फिर द्वितीयक क्षेत्र देखेंगे। तो आइए जान लेते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा और ये क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन से संसाधन या कौन कौन से जो बिजनेस के तरीके हैं वो सब आते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, खनन और मत्स्य आदि उद्योग का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। जब मतलब कि कृषि से संबंधित, जैसे कृषि या कृषि में जो खनन होता है, खुदाई होता है, उससे संबंधित, या मत्स्य मतलब मछलियों से संबंधित किसी भी वस्तु का प्रयोग करके नए वस्तु का उत्पादन करते, निर्माण करते हैं, या फिर कृषि, खनन और मत्स्य संसाधनों से आने वाली वस्तुओं का प्रयोग करके नए नए चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। खनन, लकड़ी काटना या लेबरिंग और मत्स्य पशुपालन आदि ऐसे ही कुछ प्राथमिक गतिविधियां हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, खनन, लकड़ी काटना, लेबरिंग और मत्स्य और पशुपालन। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र देखेंगे हम। क्या होता है द्वितीयक क्षेत्र? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। अब ये जो प्राथमिक मतलब प्रथम हो, जो पहले नाम से ही पता चलता है, जो प्रथम हो, अव्वल हो, तो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है कि जो हम कृषि से संबंधित, मत्स्य पालन, पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि कृषि पर, अब इन्हीं पर कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन पर आधारित जो कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक। क्या कहलाते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करती हैं। तो ये किस प्रकार करती हैं, किस प्रकार चीनी उद्योग प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, गन्ना की। और गन्ना कहाँ से आता है, तो वो कृषि के जरिए होता है, कृषि के द्वारा उत्पादित किया जाता है गन्ना। तो गन्ना से बनता है चीनी। मतलब ये किसी न किसी रूप में आधारित है कृषि पर, है या नहीं, है ना। इसीलिए चीनी उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जो कागज़ है वो किससे बनता है, बांस से बनता है या कहीं कहीं कपास से बनता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले हमें बांस का आना, फिर कपास या घास फूस, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बनते हैं। तो उसके लिए भी तो कृषि पर आधारित है ये उद्योग, कागज़ उद्योग। अब वस्त्र उद्योग को ही ले लो, तो उसके लिए रेशम की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आता है, कृषि से आता है। कृषि के जरिए वो कोकून्स होते हैं, वो तो पेड़ पर ही होते हैं ना। और फिर कपास होता है, जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं उसके लिए कपास चाहिए होता है। कपास कहाँ से आता है, किसान लोग खेतों में उपजाते हैं कपास के पौधे, तो उससे आता है कपास। ठीक है। अब तृतीयक क्षेत्र, पता चला कैसे द्वितीयक क्षेत्र कृषि पर आधारित होते हैं।
या प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित होते हैं। ये तो कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंक, शिक्षा आदि। अब ये तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो तृतीयक क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। वो किस तरह से? क्योंकि यदि हमारे पास किसान हैं, किसानों ने खेती किया, कपास उपजा दिया, ठीक है, कपास उपजने के बाद अब उसका सूत काटा गया, फिर उसके बाद उसको कपड़ा मिल में या फिर वस्त्र उद्योग वाले फैक्ट्री में ले गए वस्त्र उद्योग के पास, तो वो द्वितीयक क्षेत्र है। क्या है? वस्त्र उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है। वहाँ पे अब कपास से नए नए प्रकार के वस्त्र बन गए, वस्त्र बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब वो जो वस्त्र तैयार हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। जेन्युइन सी बात है, बेचने के लिए। अब ये सारी प्रक्रिया किस लिए हो रही है? पैसे के लिए ही ना। रुपया भैया सबसे बड़ा है, तो उसके लिए ही सारी प्रक्रिया चल रही है। बाज़ार में बिक गया तो अब बेचने के लिए भी थोड़ी बहुत अकल तो होनी चाहिए। क्या कोई पागल इंसान जाएगा बाज़ार में और कपड़े बेच के आ सकता है? नहीं ना। और जो सामान बेचने के, बिजनेस करने के जो न्यू फॉर्मूले होते हैं, जो नए नए टेक्निक्स होते हैं, वो किसके पास होते हैं? एक बिजनेसमैन के पास होते हैं, एक सेल्समैन के पास होता है। तो वो व्यक्ति क्या अशिक्षित होता है? नहीं ना, वो तो शिक्षित होता है। तो यहाँ पे क्या कार्य करता है? शिक्षा। जैसे कि ये शिक्षा है। ठीक है, अब वो कपड़े बिक गए, शिक्षित इंसान के द्वारा बिक गए, तो अब जो पैसे मिले हमें, तो भैया चोर डाकू का भी तो डर है या नहीं? तो पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक का उपयोग करते हैं। और एक और उपयोग करते हैं हम, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्टअप में हैं, तो हमें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, लोन लेने पड़ता है। क्योंकि जब पैसे कम पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं लोन लेने। तो हम जब लोन लेते हैं तो उसमें किसकी भागीदारी होती है? बैंक की भागीदारी होती है कि वो आपको लोन दे रहा है। मतलब जो उद्योग वाला व्यक्ति है या फिर किसान है, उसको ज़रूरत है पैसों की, तो बैंक कर्ज दे रहा है, मतलब कि सहायता कर रहा है। तो किस प्रकार सहायता कर रहा है ये पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तृतीयक क्षेत्र का नाम कभी भी तृतीयक क्षेत्र नहीं आता, सेवा क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। और ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, आता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है। ये प्रश्न 100% गारंटी के साथ में बोल रही हूँ कि ये इस बार भी पूछा जाएगा। या तो वो फर्स्ट सीटिंग में पूछा जाए या सेकंड सीटिंग में पूछा जाए, ये कंफर्म नहीं है, बट ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि ये हमारे अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है और समझ भी लेना है, ताकि अगर उस टाइम याद ना आए तो अपने भाषा में तो हमें लिखना ही है और आसान पड़ेगा अगर समझेंगे तो। मैं नोट्स इसीलिए क्लियर कराया करती हूँ ताकि आप सभी सब कुछ समझ जाएं। क्योंकि मैं भी अगर चाहती तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली लेकर आ जाती, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ जाती, तो उसमें आपका माइंड एकदम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता कि आखिर हम करें क्या, सबको रटना पड़ेगा, यही सोचते हैं आप सभी। लेकिन नोट्स को आप क्लियर करें, मेरी आपसे यही निवेदन है कि नोट्स क्लियर करते जाएं। फिर मेरा आपसे वादा है कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट सके। ठीक है, अब ये सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, अब ये क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे कुछ कहा गया, फिर मैं समझाऊंगी। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योगफल। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है भैया? तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये जो होता है ये किसी भी देश, ठीक है, एक हमारा देश है भारत, भारत को ही ले लेते हैं,
तो भारत में एक वर्ष में कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई फैक्ट्रियों द्वारा या फिर किसी सेवा आयोग द्वारा, और कितनी सेवाएं दी गई या दी गई, मतलब कितने वो प्रोडक्ट बिके हमारे मार्केट में, कितने प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ, सिंपली यही समझो। वो क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे कि किसानों, तो इसमें भागीदारी बहुत से लोगों की होती है, किसानों की होती है, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की और तृतीयक क्षेत्र की। ये तीनों क्षेत्रों की से जो लाभ प्राप्त होता है, और इन तीनों क्षेत्रों से जो सभी प्रोडक्ट, जो सभी उत्पाद उत्पन्न होते हैं, उनका योगफल ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसकी है, किस क्षेत्र की है, हमारे भारत में? आप सभी कमेंट करें, बता सकते हैं तो। सेवा क्षेत्र की कहीं कहीं देता है, ठीक है, कि सेवा क्षेत्र की सबसे अधिक भूमिका है, किंतु मेरा मानना है कि कृषि क्षेत्र की सबसे अधिक भूमिका है। इस प्रश्न को मैं अगली वीडियो में ज़रूर कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी इसमें डाउट हो रहा है। तो आप सभी अगली वीडियो देखना, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस क्षेत्र की अत्यधिक भूमिका है, ठीक है। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, अब यही है जो मैंने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की क्या भूमिका है, अर्थात सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो पहले तो वो लिखेंगे कि ये तृतीयक या सेवा क्षेत्र होता क्या है, फिर उसके बाद इसमें महत्व को लिख देंगे हम। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, परिवहन, बैंक, डाकघर, डाकतार आदि की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा पॉइंट है, कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। आय बढ़ने से कई सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट लिखा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल तथा विद्यालय आदि की मांग शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट पॉइंट दिया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। फिर अब यहाँ पे आते हैं, ये तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही समझा दिया इसके बारे में। फिर एक और पॉइंट है अल्प बेरोजगारी। ये अल्प बेरोजगारी क्या है, जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हों और वह अपनी उत्पादन क्षमता से कम योग्यता से काम कर रहे हैं, प्रच्छन्न तथा छुपी बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी, इनके 3 नाम हैं। छुपी बेरोजगारी ज़्यादातर पूछा जाता है, अल्प बेरोजगारी नहीं होता है, कहीं कहीं अल्प बेरोजगारी ब्रैकेट करके दे देता है, लेकिन आप याद रखना छुपी बेरोजगारी, ठीक है, छुपी बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। तो ये क्या होता है छुपी या अल्प बेरोजगारी, मतलब ये जो पॉइंट है इसके कहने का मतलब है कि यदि किसी फैक्ट्री में, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, यदि किसी फैक्ट्री में 100 लोगों की ज़रूरत है, 100 मज़दूरों की ज़रूरत है, और उसमें बेरोज़गारों को भर्ती करने का एक मौका मिला है कि जितने भी बेरोज़गार हैं वो आ सकते हैं। तो मान के चलिए 150 लोग उसमें भर्ती हो गए काम के लिए, एक काम को करने के लिए 150 लोग आ गए, और उसमें जो काम करने की क्षमता, मतलब 100 लोगों से जो काम पूरी हो रही थी, वो अब कितने लोगों से पूरी कराई जाएगी, 150 लोगों से। तो उसमें तो भाई सैलरी कम मिलेगी ही, वो तो बात अलग है। फिर जो उत्पादन क्षमता होती है, वो ज़्यादा लोगों को देखते हैं लोग, तो थोड़ी स्लो वर्किंग करने लगते हैं कि मान लो भाई हम लोग इतने लोग हैं, कर ही लेंगे, तो उसमें जो होता है लोग और बेरोज़गार होते जाते हैं। जहाँ 100 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 150 लोग काम करने लगे, तो क्या होगा कि और बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे 50 लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो जो 100 लोगों की रोजी रोटी चलने वाली थी उस पर भी उन्हें आफत आने लगी कि उनमें भी, क्योंकि
उनको तो जितना मिलना था सैलरी उतना ही मिलता अगर 100 लोग होते तो। लेकिन जब 50 लोग और बढ़ गए तो उनकी ही सैलरी से कट ऑफ करके उन 50 लोगों को भी दी जाएगी। तो ये एक अल्प बेरोजगारी है जिसमें क्षमता से जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को ले लिया जाता है कार्य करने के लिए और उनकी सैलरी कम हो जाती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। एक अधिनियम आया था हमारे भारत में 2005 ईस्वी में, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये रोजगार गारंटी अधिनियम क्या था, इसके बारे में क्वेश्चन में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इसमें शॉर्ट में बताया 100 दिन के रोजगार की सरकार की ओर से गारंटी। फिर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब कि जो ये गारंटी था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत जो सरकार थी उसने ये नियम कानून बनाए हुए थे कि जो भी बेरोजगार इंसान है या जिनकी आय कम है, वार्षिक आय कम है, उन्हें पूरे 1 साल में 365 दिन होते हैं, उन 365 दिनों में से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अर्थात चावल दाल खाने की जो चीज़ें हैं वो रोजगार उन्हें कम से कम 100 दिनों की रोजगार दी जाए, या फिर कोई नौकरी या कुछ भी हो, 100 दिनों की रोजगार की गारंटी ली गई थी। और सरकार, दूसरा पॉइंट है, सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर सरकार ये 100 दिनों की रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उन सभी लोगों को वो बेरोजगारी का भत्ता, मतलब कि जो क्षति हानि या फिर क्या बोलते हैं हर्जाना, वो बेरोजगारी का हर्जाना देगी। ठीक है, जिन लोगों को उसने ये अधिनियम दिया था कि आपको साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार प्राप्त होगा या दिलाया जाएगा। अब एक पॉइंट है संगठित क्षेत्र, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है तो यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट, रोजगार की अवधि नियम होती है। मतलब कि ये जो संगठित क्षेत्र है इसमें रोजगार की जो अवधि नियम होती है वो शामिल होती है। फिर दूसरा पॉइंट है सरकार द्वारा पंजीकृत होती है। मतलब कि ये जो संगठित क्षेत्रक हैं वो सरकार के द्वारा पंजीकृत, मतलब हस्ताक्षरित होती है कि हाँ ये एक प्रकार का संगठित क्षेत्रक है जिसमें रोजगार के अवधि नियम लागू होते हैं। जो नियम है या जो भी समय है रोजगार का वो लागू होता है। फिर तीसरा पॉइंट है सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन होता है। जो इसमें सरकारी नियम और विनियम, मतलब नियमों पर आधारित या नियमों से बढ़कर जो नियम होते हैं वो विनियम कहलाते हैं, उनका अनुपालन होता है। फिर इसके कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। जो ये संगठित क्षेत्रक है इसके कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है जो संपन्न कराई जाती है सरकार के द्वारा। फिर एक आता है असंगठित क्षेत्र। क्या होता है असंगठित क्षेत्र? छोटी और बिखरी इकाइयाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं। जो छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती हैं वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं असंगठित क्षेत्र में। और फिर ये दूसरा है नियम विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। अब ये जो है संगठित में क्या होता था, संगठित क्षेत्र में सरकार के जो नियम और विनियम कानून थे उनका पालन किया जाता था, लेकिन असंगठित क्षेत्र में इसका पालन नहीं किया जाता है। फिर लास्ट है रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। ये जो असंगठित सरकार है इसमें रोजगार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सुरक्षित है, मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो संगठित क्षेत्र है उसमें सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है कि हाँ भैया आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा, 365 दिनों में से आपको 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि ये एक अधिनियम था जिसके तहत 100 दिनों का रोजगार, और आज भी वो प्रचलित है। सो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें।
धन्यवाद। तो आप सभी से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए नए कुछ नए मज़ेदार रोचक बातों के साथ।